डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है डैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस। आज हम न्यूक्लियस का जनरल व्यू लेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस को, जिसे हम सेंटर ऑफ सेल भी कहते हैं कि ये सेल का क्या है, सेंटर है। जब हम सेल की बात करते हैं, चाहे वो सेल जो है वो एनिमल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है। अब एनिमल सेल मौजूद हो या प्लांट सेल मौजूद हो, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए होता है और डीएनए जो है उसके अंदर कोड होती है। तो सेल का सारा फंक्शन जो है वो कंट्रोल करना होता है न्यूक्लियस ने। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस असल में क्या है, ये सेंटर ऑफ सेल है। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स का न्यूक्लियस जो है वो सेंटर के अंदर मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। वो वैक्यूल कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है या वो वैक्यूल जो है वो दूसरा फूड वैक्यूल है, लेकिन वो छोटे साइज के मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को सेंटर में जो है क्या मिल जाती है, स्पेस मिल जाती है और वो सेल के सेंटर में आ जाता है। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल में जो है जब सेल बनता है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। फिर ये छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, कोअलाइज कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं और कंबाइन करने की वजह से सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है। जब सेंट्रल लार्ज वैक्यूल बनता है तो वो न्यूक्लियस को एक तरफ पुश कर देता है और जब वो न्यूक्लियस को एक तरफ पुश कर देता है तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है ये सेल वॉल के करीब मौजूद होता है, एनिमल सेल में सेंटर में और प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल की वजह से ये क्या होता है, ये थोड़ा सा दीवार के साथ मौजूद होता है। अब जब बात करते हैं न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम जो है जो डिस्कवर किया वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे 1831 के अंदर यानी कि 1831 के अंदर पहली बार इसे जो है वो ऑब्जर्व किया और कहा कि सेल के अंदर सेंटर में क्या होता है, एक ऑर्गेनेली मौजूद है और उस ऑर्गेनेली को नाम दिया गया किसका, न्यूक्लियस का, मतलब इन द सेंटर। अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये एनिमल में मौजूद है, प्लांट में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होता है, प्रोटिस्ट के अंदर भी मौजूद होता है, ठीक है, फंजाई के अंदर भी क्या होता है, मौजूद होता है, एल्गी के अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन ये प्रोकैरियोट के अंदर मौजूद नहीं होता। यानी कि ये साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया के अंदर जो है ये मौजूद नहीं होता, लेकिन बाकी सब में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल का ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसकी शेप की बात करते हैं कि इसकी शेप क्या होती है। शेप के हिसाब से कहीं पर ये क्या है, इरेगुलर शेप का, लेकिन मोस्टली जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो स्फेरिकल या राउंड शेप के अंदर क्या होता है, वो मौजूद होता है। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी क्या होते हैं, वेरी करते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, कुछ जानदार भी यूनिसेलुलर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। वो जानदार जिनमें एक न्यूक्लियस मौजूद हो उसे कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट। जिसमें दो मौजूद होंगे हम कहेंगे उसे डाई न्यूक्लिएट। जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे मौजूद होंगे उसके लिए पॉलीन्यूक्लिएट, पॉली मतलब माइनिंग, या उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। और बाद दफा कुछ आथर जो है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियाई भी जो है सेल में इनका नंबर भी वेरी करता है। कहीं पर इनकी तादाद एक है मोनोन्यूक्लिएट, कहीं पर दो हैं डाइन्यूक्लिएट और कहीं पर बहुत ज़्यादा है पॉली मल्टी, या इसे हम कहते हैं सिनोसिटिक, जो है ना ये कंडीशन मौजूद होती है। अब हम जब न्यूक्लियस को देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आखिर न्यूक्लियस जो मौजूद है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है। तो पहली बात यह है कि इसके कंपोनेंट में जो शामिल होती है वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरी चीज जो इसके अंदर भरा होता है वो होता है फ्लूइड, जिसे हम नाम देते हैं किसका, न्यूक्लियोप्लाज्म का। इस फ्लूइड के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं डार्कली पिगमेंटेड एरिया। इसके अंदर डार्कली पिगमेंटेड एरिया होते हैं जिनके गिट मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन क्या होते हैं, डेंस एरिया होते हैं, जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसके कंपोनेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसका क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इफ द सेल इज डिवाइडिंग, अगर सेल डिवाइड हो रहा है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जब हम देखते हैं तो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है। इसका मतलब यह है कि दो लेयर्स है, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। अब आउटर लेयर वो होती है जिसके ऊपर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होने,
तो इसका मतलब ये है कि जो आउटर लेयर है ये कनेक्ट करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसीलिए जब इसमें पोर्स होते हैं तो उस पोर्स होने की वजह से राइबोसोम यहाँ से शिफ्ट होते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं और वो बनाते हैं आर। फिर ये क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब राइबोसोम कंज्यूम हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं, तो वो चेंज हो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो डबल लेयर है, आउटर लेयर इसकी क्या होती है, वो ओरिजिनेट करती है, बर्ड ऑफ करती है क्या चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वो करती है। और इनर लेयर जिसकी मौजूद होती है वो जुड़ी होती है अंदर के फ्लूइड से, जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट का नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये डबल लेयर है, आउटर और इनर लेयर मौजूद है। फिर इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलती जुलती होती है। जैसे मैंने अभी कहा कि आउटर लेयर इसकी जुड़ी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाती है, जुड़ी होती है, तो हम कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अटैच होती है, ठीक है। और इनर लेयर जो है इसकी क्या होती है, वो सराउंड करते हैं न्यूक्लियर कंटेंट्स को। फिर इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्स मौजूद होते हैं। वो पोर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं हम उन्हें कहते हैं कि ये असल में क्या है, ये न्यूक्लियोपोर है। अब ये न्यूक्लियोपोर जो मौजूद हैं इनका बेसिकली क्या है, इनका बेसिकली फंक्शन है, क्या फंक्शन है इनका, इनका फंक्शन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब जो एमआरएनए बनेगा, जो डीएनए का मैसेज जो है बनेगा, उसने कहाँ जाना, उसने साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन की वजह से। तो इधर से मटेरियल सिग्नल क्या होंगे, वो ट्रांसफर होंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो होगा। अब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इस न्यूक्लियोपोर से होते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ न्यूक्लियोपोर्स न्यूक्लियस में क्या करते हैं, वेरी करते हैं। अगर ये एम्ब्रियोनिक सेल है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है, जैसे कि योग सेल हो गया या कोई सेल, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है वो नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है, यानी कि अप टू 30,000 भी हो सकता है। लेकिन अगर एरिथ्रोब्लास्टोसिस की बात करें या एरिथ्रोसाइट्स की बात करें, आरबीसी की बात करें, तो आरबीसी में इसकी तादाद 5 से 6 भी हो सकती है। तो इसका मतलब मैच्योर सेल्स में के सेल्स के न्यूक्लियर के अंदर जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स की तादाद कम होती है एज कंपेयर टू यंग सेल। तो इसका मतलब ये है इनकी तादाद भी वेरी होती है। फिर इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो मिक्सचर होता है किस चीज का, वाटर का, आयंस का, इसके अंदर ये डीएनए मौजूद होता है, इसी के अंदर राइबोसोम्स और एंजाइम वगैरह मौजूद होते हैं। हम कहते हैं कि ये क्या है, ये मौजूद है न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर जब हम इसे मजीद देखते हैं तो मजीद देखने के बाद हमें क्या नजर आता है, हमें नजर आता है कि ये न्यूक्लियस है, डबल लेयर, इसके अंदर डार्कली पिगमेंटेड डेंस एरिया मौजूद होते हैं। वो जो डार्कली पिगमेंटेड डेंस एरिया, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो जो मौजूद होते हैं, हम कहते हैं कि ये एरिया क्या कहलाते हैं, ये एरिया कहलाते हैं न्यूक्लियोलस। एक से ज्यादा होंगे तो हम कहेंगे ये क्या है, ये न्यूक्लियोलाई है। तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस मौजूद होते हैं, जिन्हें पहली बार डिस्कवर किया था किसने, पैरेंट ने। तो पैरेंट वो शख्स था जिसने इसे पहली बार जो है वो क्या किया था, वो स्टडी किया था। अब इसको जो देखा तो इसके भी दो रीजन है, एक आउटर रीजन न्यूक्लियोलस का और एक इसका इनर रीजन। अब जो आउटर रीजन है उसे हम पेरिफेरल रीजन का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं, पेरिफेरल, किनारा वाला रीजन। अब वो जो पेरिफेरल रीजन जो है मौजूद होता है, जिसे ग्रेनुलर एरिया का नाम भी देते हैं, इसकी खासियत होती है कि इसमें राइबोसोम्स के यूनिट्स के प्रीकर्सर पाए जाते हैं। जिन्होंने राइबोसोम्स के यूनिट बनाने हैं वो इस पेरिफेरल रीजन के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसके जो इनर वाला रीजन है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सेंट्रल रीजन है। इस सेंट्रल रीजन के अंदर क्या मौजूद होंगे, इसमें राइबोसोम मौजूद होंगे, प्रोटीन मौजूद होगा और इसके साथ आरएनए, यानी कि इसमें राइबोसोमल आरएनए मौजूद होगा। अब ये चीजें इसके अंदर क्या होती है, ये मौजूद होती हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो इसका डीएनए वगैरह मौजूद होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, वो डीएनए ने बनाना होता है क्या चीज, उसमें बनाने होते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम भी बेसिकली किसमें पाए जाते हैं, वो क्रोमोसोम भी जो है वो बेसिकली जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होते हैं। ये बनते कैसे हैं, जब प्रोटीन डीएनए इनकी कंडेंसेशन होती है, यानी कि डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स हिस्टोन प्रोटीन के गिर जब क्या होती है, लिपटना शुरू हो जाती हैं कि न्यूक्लियोटाइड या फर्ज करें ये हिस्टोन प्रोटीन है H1, H2, H2B, जो 9 टाइप्स होते हैं। जब ये न्यूक्लियोटाइड इसके गिर क्या होती है, लिपटना शुरू हो जाती है, तो लिपटने के बाद इसकी कंडेंसेशन शुरू होती है। जब इसकी कंडेंसेशन होती है तो बनता है क्रोमेटिन मटेरियल।
इसका मतलब है क्रोमाटिन मटेरियल इज फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। फिर इसकी दोबारा कंडेंसेशन होती है, कॉइलिंग होती है, तो ये क्रोमाटिन फिर चेंज हो जाते हैं क्रोमाटिड में, और ये अमल उस वक्त होगा जब सेल डिवाइड कर रहा है, तब क्रोमोसोम विजिबल होंगे, अदरवाइज क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते, ये पाए जाते हैं प्रोटीन और डीएनए की शक्ल में। फिर ये क्रोमाटिड्स क्या होंगे, ये क्रोमाटिड जो हैं ये अटैच होंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ प्रोटीन की डिस्क के साथ, जिसे हम नाम देते हैं किसका, सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं। तो ये सेंट्रोमेयर के साथ क्या होंगे, जाके अटैच होंगे, जब ये अटैच होंगे तो हम कहेंगे कि क्या बन गया, ये क्रोमोसोम बन गया। अब क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है वो हर सेल में डेफिनेट होती है। जैसे कि ह्यूमन सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो है 46। अब टोटल 46 क्रोमोसोम जो है वो इंसान के अंदर मौजूद हैं और ये पाए जाते हैं पेयर की शक्ल में। वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो क्या मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे हों, वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजिकली क्या हो, एक जैसे हों, हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो इसका मतलब यह है कि ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। इन 23 में से जो 22 पेयर हैं वो मेल और फीमेल दोनों में आइडेंटिकल होते हैं। इसका मतलब ये वो पेयर होते हैं जो ऑटोसोमल होते हैं, जो क्या करते हैं, जो सेकेंडरी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो इन 22 पेयर्स को कहा जाता है, ये क्या है, ये ऑटोसोम्स है। और जो 23rd पेयर है वो फीमेल के अंदर वो 23rd पेयर जो है वो होता है एक्स, लेकिन मेल के अंदर जो वो 23rd पेयर होता है वो होता है XY। इसका मतलब ये है कि 23rd पेयर है असल में वो कंट्रोल कर रहा है किसको, सेक्स को, वो सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहा है, प्राइमरी कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। तो जब वो प्राइमरी कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है तो हम कहते हैं जो 23वां जोड़ा है वो असल में क्या है, वो सेक्स क्रोमोसोम है। जिसका मतलब इसमें टोटल 40 क्रोमोसोम है ह्यूमन सेल में, लेकिन वो 40 जो है पेयर की शक्ल में, 23 होमोलोगस पेयर की शक्ल में मौजूद है। अब वो होमोलोगस पेयर की वजह से क्या होते हैं, उनमें से 22 जो है मेल और फीमेल दोनों में आइडेंटिकल हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम्स का नाम देते हैं, जो सेकेंडरी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। अब सेकेंडरी कैरेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी कैरेक्टर से मुराद ये है कि अगर मेल है तो ही शुड लुक लाइक अ, ठीक है ना, मेल, अगर फीमेल है तो शी शुड लुक लाइक अ फीमेल। तो उसके सेकेंडरी कैरेक्टर को क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं। और 23वां जोड़ा वो होता है जो उसके प्राइमरी कैरेक्टर को डेवलप करता है या डिटरमिन करता है, जो क्या करेगा, ये मेलनेस या फीमेलनेस को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। तो इस तरह ये मौजूद होते हैं। फिर इन क्रोमोसोम्स की आगे टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंट्रोमेयर, वो हम उसको अगले लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली डिस्कस करना था अबाउट न्यूक्लियस। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। शुक्रिया।